हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग को देखना है आज एडवांस अकाउंट्स का एक और टेस्ट पेपर। तो इस टेस्ट पेपर में सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, सबसे पहला ही क्वेश्चन दे रखा है क्या, दैट इज रिकंसिलिएशन। और अगर रिकंसिलिएशन की बात करें तो रिकंसिलिएशन में हम लोग का डेट रिकंसिलिएशन, क्रेडिट रिकंसिलिएशन और ब्रांच रिकंसिलिएशन आता है। और भी कई रिकंसिलिएशन आते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल ब्रांच रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन तो ब्रांच रिकंसिलिएशन का है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या, लेजर बैलेंस ऑफ मयूर लिमिटेड, इट्स अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये देखो, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। एंड देन लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, विच इज कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। तो ये हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, ब्रांच रिकंसिलिएशन से। किससे स्टार्ट करना है, ब्रांच रिकंसिलिएशन। ऑलरेडी जिस फोल्डर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक्सेल की शीट दे रखी है जहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक्सेल की शीट ये ओपन कर लीजिए। ओके, नाउ हम लोग इस शीट को क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। शीट वाइज आप आंसर किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे, ब्रांच रिकंसिलिएशन। ब्रांच रिकंसिलिएशन का सॉल्व करने से पहले इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, सो ब्रांच रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो कुछ इसी तरह का फॉर्मेट बनेगा। यूज थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो थिक आउटसाइड बॉर्डर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये रहा हम लोग का क्या, फॉर्मेट हो गया रेडी। अब इसमें सबसे पहले देखो क्या करेंगे, क्योंकि हम ब्रांच रिकंसिलिएशन करने जा रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं, समृद्धि ये हेड ऑफिस है, समृद्धि टेक्सटाइल लिमिटेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक और लाइन ऐड करते हैं। हमारी कंपनी का नाम जो है समृद्धि टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस। और ये एड्रेस हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट। क्लियर। तो ये इस कंपनी का है ब्रांच रिकंसिलिएशन। क्लियर। इस कंपनी का ब्रांच रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। अब हेड ऑफिस के हिसाब से हेड ऑफिस ने ब्रांच का खाता बनाया। और ब्रांच के खाते में देख रहे हैं अगर आप, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ और आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। हमारे हिसाब से नासिक ब्रांच का 37,456 पेंडिंग है ना। और जब हम देख रहे हैं हेड ब्रांच का, यहाँ पे भी समृद्धि लिख दिया, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बनाने में थोड़ी गलती हुई है, कोई इशू नहीं। मैं आपको बता दूं, ये नासिक ब्रांच का है बेसिकली। अब नासिक ब्रांच ने किसका खाता बनाया है, हेड ऑफिस का। तो उनके हिसाब से जो बैलेंस दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस तो पहला नंबर 80,000 ठीक है। इधर ओपनिंग में भी डिफरेंस है, ओपनिंग देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है। सही है। पहले तो ओपनिंग में डिफरेंस है। दूसरा नंबर, क्लोजिंग बैलेंस हमारे हिसाब से ब्रांच कह रहा है कि मेरा कितना बैलेंस है, 4,15,000। और इनके हिसाब से 37,456 रुपीज। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा गैप है। अब यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, इसको आप प्लस मानो, इसको माइनस, और इसको माइनस और इसको प्लस, ऐसे कर लेना अपोजिट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस को इक्वल करेंगे। पहले कौन सा बैलेंस इक्वल किया जाए, ओपनिंग। ओपनिंग यहाँ पे डेबिट बैलेंस, और यहाँ क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस। मिलाना कौन सा है बैलेंस, जब सबसे पहले बताइए। हम लोग क्लोजिंग मिलाते हैं। मिलाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें इस बैलेंस से क्या करना है, मैच कराना है। तो हम ब्रांच के अकॉर्डिंगली चलेंगे, क्योंकि ब्रांच रिकंसलेशन करने जा रहे हैं। पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर हेड ऑफिस, लिख दीजिए। तो हेड ऑफिस के हिसाब से बैलेंस कितना आया है, 37,456। सॉरी, 37,456 ये बैलेंस आ रहा है हमारे हिसाब से, यानी हेड ऑफिस के हिसाब से। अब इस बैलेंस को हम लोग को मैच कराना है, बैलेंस एज पर ब्रांच ऑफिस, और यू कैन से नासिक ब्रांच।
तो नासिक ब्रांच का जो बैलेंस है मैं साइड में लिखता हूँ जानबूझ के, कितना आ रहा है 4,15,000। अब एक चीज ध्यान से समझिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग का ये डेबिट है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये जो बैलेंस है ये बताओ क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? इट्स अ डेबिट बैलेंस। डेबिट का टोटल अधिक रहा होगा तभी इधर ही बैलेंस उठ के आया है। तो ये डेबिट बैलेंस है, और मैंने बोला कि ये डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। अगर ये डेबिट बैलेंस है इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। अब यहाँ पे जब ब्रांच ने हेड ऑफिस का खाता बनाया तो यहाँ पे अब माइनस लो, डेबिट माइनस होगा क्रेडिट प्लस। अब यहाँ पे भी देखो डेबिट बैलेंस ही आ रहा है, तो अब ये बताओ ये कौन सा है? ये माइनस है, -4,50,000, 15,000। यानी ये आंसर आना चाहिए, -4,15,000। यानी हेड ऑफिस कह रहा है ब्रांच से कि तुम 37,456 रुपए हमें दोगे, और ब्रांच कहता है अरे भाई उल्टा हमारा आपके पास 4,15,000 रुपए एडवांस पड़ा हुआ है। नहीं समझे? तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप है, तो इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ओपनिंग पहले मैच करा दूं। ओपनिंग देखो हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 52,456। मेरे हिसाब से ओपनिंग इतना बैलेंस था, जबकि बैलेंस इनके हिसाब से कितना था, ब्रांच के हिसाब से 80,000। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस मैच कर लिया जाए, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस अगर मैच किया होता तब तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसमें ओपनिंग ही डिफर कर दिया है। तो बेटर विल बी आप पहले ओपनिंग को मैच करा लो। तो ओपनिंग में कितना डिफरेंस दिख रहा है? ब्रांच में अधिक बैलेंस दिख रहा है ना? ब्रांच में कितना अधिक दिख रहा है? 52,000, उसमें से माइनस कर दो 52,456। तो डिफरेंस आ जाएगा उतना अमाउंट हमें, चूंकि हम ब्रांच से रिकंसाइल करने जा रहे हैं, ये ब्रांच का खाता है, तो ब्रांच के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ब्रांच अगर प्लस करेगी तो हमें भी प्लस करना है, ब्रांच अगर माइनस करेगी तो हमें भी माइनस करना है, क्योंकि हम ब्रांच रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, ब्रांच के अकॉर्डिंगली चलना है। ठीक, तो यहाँ देखो ब्रांच की वैल्यू अधिक है ना, कितनी अधिक है, जितना अधिक है उतना ऐड कर लो। तो आपको पता है इसमें ऐड करना है और कुछ लेस करना है। तो ऐड क्या करना है चलिए देखते हैं। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस रिकंसाइल। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस का रिकंसाइल करने वाले हम लोग। ओपनिंग बैलेंस में कितने का डिफरेंस है, 80,000 माइनस, तो ये जो डिफरेंस वैल्यू है पहले ये ऐड होगी। ये वैल्यू पहले क्या करेंगे हम, और इसको यहाँ लिखने से अच्छा है ना, बेटर विल भी यही लिखा जाए, इसको हटा देते हैं। तो ये जैसे हमने ऐड किया इस बैलेंस में, जैसे ही हमने कितना 27,544 ऐड किया, अब ये ओपनिंग बैलेंस मैच कर गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैच कराना, ध्यान रहे ये प्लस साइड है ये माइनस साइड है, पहले इसको हम इससे मैच कराएंगे। ये 75,000 का गुड्स भेजा है ब्रांच को, ब्रांच को देखो 75,000 मिला है कि नहीं मिला है? गुड्स रिसीव, कितना रिसीव हो रहा है, 1 लाख का। ये दिखा रहा है 75,000 हमने भेजा है, और ये कह रहे हैं नहीं भैया 1 लाख का माल मिला है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे क्या है, अधिक जा रहा है ना 25,000। तो ब्रांच ने कितना अधिक दिखाया है, 25,000 रुपए एक्सेस रिकॉर्ड किया है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान से देखो ना, हमने कितना दिखाया, 75,000 का सामान। अब उनके बैलेंस में जब जैसे हमने उनको 75,000 का सामान भेजेंगे तो उनके बैलेंस में ऐड होगा ना। तो हम 75,000 ऐड किए, लेकिन उन्होंने कितना ऐड किया अपने बैलेंस में, 1 लाख। कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, 25,000। तो ये 25,000 का डिफरेंस है। तो आपको करना क्या, ब्रांच रिकंसिलिएशन ब्रांच के अकॉर्डिंगली चलना है। 25,000 उसने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया तो हम भी 25,000 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। रॉन्गली एक्सेस अमाउंट रिकॉर्डेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने एक्सेस रिकॉर्ड किया है, कितना अमाउंट, 25,000। कितना एक्सेस रिकॉर्ड किया है, मैं डायरेक्टली 25,000 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको डेट मेंशन करनी है, यू नीड टू टेक दिस डेट, आप यहाँ पे डेट पुट कर सकते हैं।
बाप रे। डेट कॉपी नहीं हो रही है, 10/3। ओके, अब सही है, तो डेट हमने मेंशन कर दिया। नाउ अब क्या करना है, ये तो मैच कर गया सर। अगला देखिए, यहाँ पे अब कोई ऐसी चीज है जो यहाँ दिख रही है? पहले हमने ओपनिंग बैलेंस ही मैच करा लिया, फिर इसको भी मैच करा लिया। अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है। यहाँ पे अब देख लो क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, बैंक, 20,000 रुपीज। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें पैसा मिला हुआ है कितना। यानी कि देखो होता क्या है, ब्रांच का खर्चा कौन पे करता है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी, और इन्होंने भाई साहब ने रिकॉर्ड कर दिया कि खर्चे का पेमेंट हो गया कितना, 20,000। अब ब्रांच का खर्चे का पेमेंट हुआ है तो पेमेंट कौन करेगा इसका भी? ब्रांच ही करेगी। तो ब्रांच ने ऐड कर लिया, लेकिन हमने ऐड नहीं किया। एक्सपेंस ऑफ ब्रांच रिकॉर्डेड बाय ब्रांच ओनली। तो किसने सिर्फ रिकॉर्ड किया है? ब्रांच ने रिकॉर्ड किया है। तो इन्होंने अपने बैलेंस में क्या किया, इसको ऐड कर लिया है। ये देखो, इधर मेरा प्लस, इधर माइनस, इधर क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अच्छा नहीं, इन्होंने ऐड किया है ना, इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। तो हम भी क्या करेंगे, उन्हीं के बैलेंस में मिला रहे हैं ना, तो हम भी क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। कितना, 20,000 रुपीज। अब डेट बताइए क्या है, 31 मार्च। अगला जो देखिए, बैलेंस है तो क्लोजिंग है, मैच कर गया सर सारा का सारा। देखिए यहाँ पे, इसमें जितना एक्सेस अमाउंट था हमने ऐड कर दिया, इसमें जितना एक्सेस अमाउंट था हमने ऐड कर दिया। यहाँ 25 एक्सेस था, यहाँ पे जो 20,000 तो हमने नोट ही नहीं किया, उन्होंने पूरा 20,000 ऐड किया हुआ है, तो हम भी क्या कर दिए, 20,000 ऐड कर दिए। तो ये तो हो गया, आप सीन बराबर। अब हमें क्या करना है, अपने हेड ऑफिस के क्रेडिट को अब यहाँ के क्या, डेबिट को क्या करना है, मैच कराना है। ये माइनस माइनस साइड है। तो जैसे ही, यहाँ देखो, ब्रांच ने पैसा पेमेंट किया 4,50,000 रुपए। देखो इनको मिला क्या, लिखा है अमाउंट रिसीव। देखो ना, अमाउंट रिसीव थ्रू नेट बैंकिंग, ये कह रहे 60,000 मिला है। और जो कि ब्रांच चिल्ला रहा है कितना पेमेंट किया हम, 4,50,000। किस बात का, रिसीव ही नहीं हुआ। तो उन्होंने ध्यान रहे, हमने रिसीव किया है। हम जैसे ही पैसा लेते हैं हम बैलेंस माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। वो भी जब पेमेंट करेंगे तो अपने बैलेंस में से क्या करेंगे, माइनस। तो हमने माइनस कितना किया उनके बैलेंस में से, 60,000। कितना माइनस किया है, 60,000। और उन्होंने माइनस कितना किया है, कितना एक्सेस। तो उन्होंने क्या है, लेस किया, तो हम भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। क्या लिखेंगे, एक्सेस, या ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट पेड बाय ब्रांच बट येट नॉट रिसीव लिख दो। अभी तक मिला नहीं मुझे वो पैसा। कितना, कितना अमाउंट है बताइए, कितना एक्सेस उन्होंने माइनस किया है। हमने कितना, 60,000, यानी कि 3,90,000। 3,90,000 ये माइनस करना है। अब चलिए देखिए अगला, फिर अमाउंट रिसीव बाई चेक अगेन कह रहे हैं 30,000 मिला है। ये गुड्स रिटर्न दिखा रहे हैं। अमाउंट रिसीव दो बार दिखा है क्या, अच्छा ठीक है, नहीं 60 और 30, 90 एक तरह से ले लो। 90 कर लेते हैं, सॉरी, 90,000 हमें मिला है। जबकि उन्होंने कितना दिखाया है, 4,50,000। तो कितने का गैप होगा, 450 में से अगर 90 हटाते हो तो 3.5 लाख का गैप आएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, एक बार फिर से समझ लो। हमें पैसा कितना मिला है, 90,000। उन्होंने कितना दिया है, दिखाया है 4,50,000। कितना एक्स्ट्रा दिखाया उन्होंने, 3 लाख।
अगर इसमें से 90,000 हटाओगे तो कितना बचेगा? ठीक है, नेक्स्ट अगला जो देखिए, अब कह रहा है गुड्स रिटर्न टू एचओ। ब्रांच ने क्या किया है, हेड ऑफिस को रिटर्न किया, लेकिन अभी तक हेड ऑफिस को मिला नहीं। जैसे ही रिटर्न करेगा वो अपने बैलेंस में से माइनस करेगा, बट हमें मिला अभी नहीं, इसलिए माइनस नहीं किया। तो चूंकि ब्रांच ने माइनस किया तो हम भी माइनस कर लेंगे। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बट येट नॉट रिसीव। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच बट येट नॉट रिसीव, या फिर लिख सकते हो इन ट्रांजिट, हो सकता है वो अभी क्या हो, रास्ते में हो। तो कितना अमाउंट है सर, 90,000। तो जैसे वो वापस करेगा वैल्यू में से माइनस कर देगा, तो हम भी माइनस कर दिए। गुड्स ट्रांसफर टू कलकत्ता ब्रांच, वो कलकत्ता ब्रांच को 70,000 का माल, 75,000 का माल भेज रहा है, तो उसने अपने बैलेंस में से माइनस किया, बट हमें बताया नहीं, बताया ना, तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हम माइनस नहीं किए, तो अब माइनस कर ले रहे हैं। सीधे ये रीजन लिख सकते हैं, गुड्स ट्रांसफर टू कोलकाता ब्रांच बट नॉट इन्फॉर्म्ड, हमें इन्फॉर्म नहीं किया। कितना रुपए, 75,000। क्लियर है? अब यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना। डेट क्या क्या था, सबसे पहले तो 28 मार्च, 28 मार्च 2024, और ये किस दिन, 30 मार्च 2024, और ये गुड्स ट्रांसफर वाला 31 था, हो गया। अब फाइनली यहाँ पे मिलाइए, सम करिए, सम किसको करेंगे, इन चारों को, ये सम साइड है, ऐड कर लीजिए, माइनस करते हैं किस में से, इन सब के जोड़ को माइनस करिए, लेस साइड है ना, जैसे माइनस करेंगे माइनस 4,15,000 आ गया, हो गया रिकनसाइल। तो डेट मेंशन करना है करिए, नहीं करेंगे तब भी चलेगा वैसे, बट अपनी तरफ से कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किया, ब्रांच रिकंसिलिएशन। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं है क्या। दिस इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब इसका कैसे सॉल्यूशन करना है पहले समझिए, पहले तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग पॉइंट है, उसको कवर कर लेते हैं पहले। एडवांस इनकम टैक्स 23-24 का दे रखा है, 23-24 1,50,000। एडवांस इनकम टैक्स 23-24 का 1,45,000, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 23-24 का 1,10,000। पहला नंबर तो दोनों एडवांस टैक्स सेम ईयर का नहीं हो सकता, अगर होता तो एक्यूमुलेट करके अमाउंट देता, अलग अलग क्यों लिखता। यानी कि ये 23-24 है, ये 24-25 है, तो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे 24-25। ये क्वेश्चन का एरर है। अब क्वेश्चन के एरर को हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ बेटर विल भी, जब ऐसा करना तो एग्जामिनर को जरूर इन्फॉर्म कर देना कि सर दिस इज द मिस्टेक इन द क्वेश्चंस, सो आई एम डूइंग लाइक दिस। ठीक है ना? अब क्या करना है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, ये इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। द इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 20-21, लो फिर 20-21 आ गया, एग्जैक्टली असेसमेंट का कंप्लीट हो रहा है। 23-24 का असेसमेंट का हालांकि लिखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, या लिख ही दिया। एंड ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी इज फिक्स्ड 3,40,000, ये 23-24 का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, और 23-24 का जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज कम्स अराउंड 3,40,000। ओके, सो 3,40,000 आपका टैक्स अमाउंट बन रहा है। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन इन दिस अकाउंट, तो कोई इफेक्ट इस अकाउंट में अभी है नहीं ना। अब हम बात करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कह रहा है 24-25 के लिए बना दो, तो ये 24-25 का प्रोविजन अगले साल के लिए कह रहा है मेंटेन करने के लिए।
और 24-25 का एडवांस टैक्स समझ लो। क्लियर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सोचने के बाद, इतना चीजें करने के बाद ही हम आंसर करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आंसर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन बेटर विल बी कि हमें पहले समझ ले, और कोई एरर है तो डिस्कस कर ले। You are required to prepare the necessary ledger account so how the relevant item will appear in the profit and loss and balance sheet. One more thing, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कैसे शो होगा ये भी आपको दिखाना है। तो वो तो चलिए, वो तो 2 मिनट का काम है। पहले तो एंट्री मेन है। तो एंट्री करने के लिए हम सभी को पता है, पहले तो हमें क्या बनाना है, फॉर्मेट। नाम दिया है मयूर लिमिटेड। हो गया। सबसे पहले कौन सा कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर के लिए कितना कॉलम हम निकालते हैं, 4 कॉलम। इसका कंसेप्ट भी मैंने बता दिया लगभग। नेक्स्ट क्या है, बाकी अब फॉर्मेट की ड्रॉ कर लेते हैं। ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्मेट बन के तैयार। अब हम लोग चल रहे हैं एंट्री करने। सबसे पहले पहले तो डेट नहीं दिया, डेट का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे एंट्री करिए। सबसे पहले क्या है होता है, आपको पता है, आपको इनकम टैक्स देखना है। आप नहीं हो ना, तो साइड में अपने लिए, अगर आपके पास, जैसे मेरा जो तरीका है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। पहले तो एडवांस टैक्स उठा लूंगा, यहाँ पे साइड में मैं पेस्ट कर दूंगा। कितना अमाउंट है, 1,50,000। सही है। फिर मुझे किससे मतलब है, प्रोविजन कितना बनाया था 23-24 का, ये उठा लेंगे। कितना है, 1,10,000। तीन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। फिर आपको पता है टैक्स लाइबिलिटी आपको पता लगाना है। तो एक लाइन गैप करके लिख लीजिएगा। टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी आई है, हाँ क्वेश्चन में 3,40,000 है ना। बस अब इसी को देख करके आपको अपना सॉल्यूशन करना है। आई थिंक सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, याद होगा मैंने पढ़ाया था, सबसे पहले करते हैं टैक्स लाइबिलिटी को प्रोविजन से कंपेयर। तो प्रोविजन हमारा था कितना, 23-24 का 1,10,000, 1,10,000, और हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 3,40,000। देयर इज अ ह्यूज गैप, बड़ा गैप है। बट हमें प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोविजन इंक्रीज करना होगा। प्रोविजन हमारा कम पड़ रहा है, हमें टैक्स देना इतना, हमारे पास प्रोविजन में पड़ा इतना, तो प्रोविजन इंक्रीज करना पड़ेगा। एंट्री सिंपल होती है, पीएल अकाउंट डेबिट, हाँ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी। तो पीएल क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। स्पेलिंग अप्रोप्रिएशन की नहीं आएगी तो पीएल एपीपी डॉट लिख देना, समझे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और ध्यान रहे सेम तरीके से लिखेगा, असेसमेंट ईयर भी लिखिएगा। क्लियर? ये आपने लिख दिया। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पीएल अकाउंट कितने, कितना अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है देख लो ना। यहाँ पे 3,40,000 था, माइनस कर लो 1,10,000, तो 2,30,000 से हमें प्रोविजन इंक्रीज करना होगा। तो प्रोविजन हमने इंक्रीज कर दिया। नरेशन क्या लिखोगे, प्रोविजन इंक्रीज लिख देते हैं। हो गया। तो बीइंग प्रोविजन इंक्रीज्ड, दैट्स इट। हो गया, प्रोविजन हमने बराबर कर लिया। अब हमें पता है सेकेंड स्टेप क्या था, टैक्स लाइबिलिटी का कंपेयर करना था एडवांस टैक्स से। तो एडवांस टैक्स से जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए ना, हमने 1,50,000 पे किया है, जबकि 3,40,000 हमारा टैक्स लाइबिलिटी बना, यानी कि हमें जो डिफरेंस अमाउंट है वो जमा करना है। उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स।
अकाउंट को एडवांस टैक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकम अभी इस समय असेसमेंट ईयर में चल रहे हैं ना। तो अभी अगर देंगे, प्रीवियस ईयर में दिए थे तो उसे एडवांस टैक्स कहते थे, अभी असेसमेंट ईयर में देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दे रहे हैं, 340 में से कितना दे चुके हैं, तो 190 ही ना और देना है। टू बैंक अकाउंट बीइंग इनकम टैक्स पेड, ठीक है ना। तो ये इनकम टैक्स भी हमने पे कर दिया। अब अगला क्वेश्चन बताइए। अब हमें पता है ये जो प्रोविजन आपने बढ़ा दिया 340 कर दिया, प्रोविजन क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो प्रोविजन को आप क्या करेंगे, डेबिट करके खत्म करिए, प्रोविजन फॉर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एडवांस टैक्स, पहले ही दे चुके थे, एडवांस टैक्स अकाउंट। प्रोविजन कितने से खत्म हो रहा है, 3 लाख। एडवांस टैक्स कितना दिए थे, ये एडवांस टैक्स था, और ये एडवांस टैक्स लिखने से अच्छा इसी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स अभी अभी आपने दिया, हो गया बराबर। रिटर्न ऑफ या फिर एडजस्टेड भी लिख सकते हो। लास्ट एक क्वेश्चन और था इसमें, नीचे देगा प्रोविजन अगले साल के लिए बनाना 2,30,000 का। तो इस बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ना, इस बार पीएल अप्रोप्रिएशन मत लिख देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, इस बार कॉपी पेस्ट करते हैं, हाँ बस वही करने जा रहा हूँ, असेसमेंट ईयर 24-25, कितने अमाउंट से बनाना है, 2,30,000। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, इतना लंबा मत लिखना, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है ना। तो अगले साल के लिए हमने प्रोविजन बना, बस ये एंट्री करनी है। अब ध्यान रखना, एंट्री हमेशा ये रहती है, घूम फिर के आपने देखा होगा, एंट्री काफी हद तक सेम रहती है, बस अमाउंट फिगर बस आपके चेंज होते हैं, फिगर आपको सही दिखाना है। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आयुष लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2024, यहाँ डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारा लाइबिलिटी साइड दिख रहा है और ये एसेट साइड दिख रहा है, दोनों का टोटल बराबर है, तो इधर लाइबिलिटी एसेट लिख सकते हैं, बैलेंस शीट। Now from the above particulars, you need to require the calculate current ratio, debt equity ratio, capital gearing ratio, and liquidity ratio. So we are moving on to the new sheet. Question number third. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, पहला नंबर, तो मैं भी इसको कर लेता हूँ सेम फॉर्मेट में। तो पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला यहीं पे टाइप कर दीजिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, यही होता है ना। इसको कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लेना, तो जैसे लगेगा बटे लिखे हो, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आ गई। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि हमारे पास करंट एसेट कितनी है, तो यहाँ पे करंट एसेट डिसॉल्व यहाँ सॉल्व कर लो। तो करंट एसेट में क्या क्या आएगा, इक्वल टू, सबसे पहले डेटर है कितना, 20 लाख, 20 लाख हो गया, प्लस डेटर आएगा, स्टॉक आएगा 15 लाख का। भाई देखना जीरो पे ध्यान देना, कैश 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा करंट एसेट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस छोड़ दो, एंटर कर दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ध्यान रहे करंट एसेट नहीं है वो, आपको पता है
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो धीरे धीरे हम राइट ऑफ करते हैं, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। अब सर करंट एसेट पता चल गया, अगला क्या हमें जांचना है, हमें चेक करना है करंट लायबिलिटी क्या है। तो करंट लायबिलिटी इधर देखो, ट्रेड क्रेडिटर से स्टार्ट है, सो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू 6 लाख। तो आप लोग ऐसे फॉर्मूला दिखा देना, डायरेक्टली टोटल अमाउंट मत लिखना, ऐसे प्लस प्लस करके दिखाना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस प्रपोज डिविडेंड भी लायबिलिटी होती है, प्रपोज्ड हो गया ना, देना है। हाउ मच? 3 लाख ना। ये रहा आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है, बस यहाँ पे करंट रेशियो फिर से लिखा जाए, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 3.2। अब देखो मैं कैसे इस टू 1 लिख रहा हूँ, चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, वो भी आंसर सही है, बट मैं लिख देता हूँ इस टू 1, मुझे आता है लिखने तो मैं लिख देता हूँ। तो मैंने अगले कॉलम में जाके कॉलम 1 लिख दिया, तो 3.2:1 है, इसका मतलब है बहुत अच्छा इनका रेशियो एक्सीलेंट है। 3:1 तो एक्सीलेंट भी में जाता है, बट 0.2 एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा कैश रखा है, इतने कैश रखने की रिक्वायरमेंट, एक्सेस लिक्विडिटी है 0.2। खैर अब क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या निकालना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मूला है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लो। अब सबसे पहले तुम्हें जांचना है क्या, लॉन्ग टर्म डेप्ट बताओ कितना है। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब लंबे समय के उधार क्या लिए हो, तो वो तो लायबिलिटी साइड में दिखेगा ना। अब बताओ इसमें क्या इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म डेप्ट है? नहीं, इक्विटी तो कैपिटल होती है भाई, कैपिटल लोन में फर्क है। प्रेफरेंस शेयर भी लोन नहीं है, जनरल रिजर्व भी लोन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस ये तो हमारा प्रॉफिट है। डिबेंचर इज अ लोन। कितना डिबेंचर है? 12% डिबेंचर 20 लाख का, तो बस यहाँ पे 20 लाख ही आएगा। 20 लाख इज योर लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब हम निकालेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब समझो, शेयर होल्डर फंड का मतलब जो ओनर का खुद का पैसा है। तो ओनर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर होते हैं इक्विटी शेयर्स, रिजर्व का पैसा भी ओनर का होता है, प्रॉफिट का पैसा भी ओनर का होता है। तो यानी कि शेयर होल्डर्स फंड में ये सब आने वाला है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स और प्रॉफिट। तो 30 लाख प्लस 40 लाख प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट 80 लाख। देख लो 30 लाख 40 70 हो गया, 10 कितना हो गया, 80। तो फाइनली ये शेयर होल्डर्स फंड है। आप डिवाइड कर लो, डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना आएगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। मैंने बोला भी था, एक से जितना कम आएगा उतना बेहतर है। यहाँ देखो ना, तुम्हारा खुद का पैसा लगा 80 लाख रुपए शेयर होल्डर्स फंड, और लोन ले रखे हो 20 लाख, यानी तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है। तुम्हारी पोजीशन क्या है, स्ट्रांग है। और इसके आगे भी अगर लगाना चाहते हो इस टू 1 तो लगा सकते हो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, है ना। कोई जरूरी है नहीं वैसे, आप अगर नहीं भी लगाते हो तब भी चलेगा। ठीक है, अगला जरा देखिए, रोमन में 3 कैसे लिख रहा हूं पता है ना सबको, कैसे, स्मॉल आई, हाँ। अब देखिए कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। देखिए अब जो पैसा इकट्ठा किए हो, तुमको बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे कैसे इकट्ठा होते हैं, एक तुम ऐसे सोर्स से इकट्ठा करो जहां पे तुमको किसी को कुछ देना ना पड़े। अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं देंगे, बर्डन नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी सोर्स से तुम पैसा इकट्ठा करते हो जहां तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाता है, तुम्हें देना ही देना है, चाहे तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो। जैसे कि डिबेंचर, उस पर ब्याज देना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सब भी एकदम चढ़े रहते हैं आपके ऊपर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही देना है, उनका परसेंटेज भी सेट होता है, देखो ना यहाँ परसेंटेज लिखा है, ये नहीं अच्छा नहीं लिखा है, बट प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जरूर परसेंटेज मेंशन होता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर्स।
तो 10% उन्हें भी देना है प्रॉफिट में, पहले उन्हीं को निकाल के दीजिए। तो ये लोग बर्डन वाले, इनको पहले देना पड़ता है। तो इनको कंपेयर करो किससे? अपने इक्विटी शेयर से, समझ रहे, अपने शेयर होल्डर्स फंड से। तो फॉर्मूला देखो क्या है। सिंपल हम लोग लिख सकते हैं इसको, नहीं शेयर होल्डर्स फंड में की तो वो भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट मीन्स प्रॉफिट। सरप्लस की स्पेलिंग सही है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर की वैल्यू कितनी है। तो प्रेफरेंस शेयर प्लस डिवेंचर प्लस लोन, आई थिंक प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर भी है, और कोई लोन वोन नहीं है। तो बस ये दो चीजों की वैल्यू ऐड किया जाए। 40 लाख है प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर है 20 लाख, 20 लाख, लॉन्ग टर्म लोन कुछ नहीं है। अब अगला देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए कितना है, 30 लाख, और रिजर्व कितना है, 5 लाख, और प्लस प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। प्रॉफिट भी जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट। 30 लाख प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाई, सॉरी, हाँ प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाई इक्विटी शेयर्स 1.5। क्लियर है? यानी हमारा 40 लाख लगा है और इन लोगों का 60 लाख लगा है, जिनको हमें देने ही देना है 1.5। यानी हमसे भी क्या है, 50% एक्सेस अमाउंट है इन लोगों का, जिनको हमें जो एक तरह से मेरे ऊपर बर्डन है। और ये जो पैसा, यानी कि देखो, यहाँ पे आपको फिक्स्ड अमाउंट देना ही देना है। वो 60 लाख का लोन ले, एक तरह से 60 लाख का पैसा आया है, और 40 लाख ऐसी जगह से आया है जहां पे हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लास्ट लास्ट रेशियो जो है वो आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है। इसमें बोला लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो तो सर ऑलरेडी लिक्विडिटी रेशियो में ही हमने पढ़ा है, करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो पहले ही निकलवा दिया है। अब सवाल उठता है सर एसिड टेस्ट रेशियो में क्या, तो लिक्विड रेशियो में क्या आएगा, वही एसिड टेस्ट रेशियो। इसी को तुम क्या बोल सकते हो, क्विक रेशियो, या फिर क्या बोल सकते हो, एसिड टेस्ट रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। आपको करंट एसेट में से माइनस करना है स्टॉक, और माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसको डिवाइड करना है किससे, करंट लायबिलिटी, यही है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते ही है कि करंट एसेट में से क्या करो, स्टॉक और प्रीपेड हटा दो। तो करंट एसेट बताइए कितने थे, ऊपर जाइए, करंट एसेट आपकी ये निकल चुकी है, इसमें से माइनस करो। क्या माइनस करेंगे, स्टॉक की वैल्यू 15 लाख, तो मैं 15 लाख, 15 लाख माइनस कर रहा हूँ। और माइनस करना है क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आ गया। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का फिगर तो निकाल चुका हूं पहले ही, ये
बस अब कर लो। लिक्विडिटी या जो भी रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है किससे, करंट लाइबिलिटी से। तो 1.2, ये 1:1 इज गुड माना जाता है, बट ये आया है तब भी सही है। दिस इज योर रेशियो। तो फाइनली ये चारों रेशियो आपने निकाल लिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट है। आपको याद होगा कैश फ्लो में हम लोगों ने पढ़ा था 3 एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दे रखा है। अगर हम बात करें लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में मैंने हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे, करंट एसेट को, करंट लाइबिलिटी छोड़ दो, बाकी सब कौन सी एक्टिविटी थी, फाइनेंसिंग होती है। तो ये देखो, ये है 31 मार्च, चलो ठीक हो गया ना हियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगेन मिस्टेक है। अब यहाँ पे दे रखा है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, बट इट्स ओके, हो जाता है क्वेश्चन पेपर में, बड़े बड़े लोग जब पेपर बनाते हैं तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2023 होना चाहिए, यहाँ 24 होना चाहिए। दिस इज ओपनिंग बेसिकली, एंड दिस इज क्लोजिंग। ये 31 मार्च 2023 है। इसको यही एज्यूम करके आप सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आपका क्लोजिंग है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे रिजर्व देखो दे रखा है, कैपिटल बड़ी है ना, 2 लाख पैसा आया है। रिजर्व भी बढ़ा है कितना, 10,000। तो यहाँ पे रिजर्व में भी पैसा आया है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएल से भी पैसा रिजर्व के लिए निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो 20,200, 20,300, यानी कि प्रॉफिट इस साल कितनी हुई है, 100 रुपए की ही प्रॉफिट हुई है। पिछले साल 20,200 था, इस साल 20,300 हो गया, यानी करंट ईयर की प्रॉफिट सिर्फ कितनी है, 100 है। बैंक लोन पहले 60,000 था, अब कुछ नहीं है, यानी पूरा पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट गया, कैश आउटफ्लो हुआ। क्रेडिटर, क्रेडिटर आप देख सक रहे हो घट रही है कि बढ़ रही है। अगर क्रेडिटर घटे, इसका मतलब हमने पेमेंट किया, पैसा गया है, लेस करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, इट्स ऑल्सो करंट लाइबिलिटी। सो अब देखो यहाँ पे प्रोविजन क्या हो रहा है, प्रोविजन बढ़ रहा है। अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो आप ऐड कर देना, दैट्स इट। प्रोविजन बढ़ाने बनाने का प्रोविजन बढ़ा है हमने, इस साल हमने पीएल से पैसा निकाला होगा, और वो पैसा निकाले तो कहीं गया है क्या, आप ही के पास है। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करते हो तुम। अगला देखिए यहाँ पे, ये एसेट दिख रहा है, इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लैंड बिल्डिंग पहले कितने की थी, 3,50,000, अब कितने की हो गई है, यानी हमने लग रहा है लैंड या बिल्डिंग खरीदा है, पैसा गया होगा। हाँ, अब 1,41,000 था, अभी कितना है, प्लांट मशीनरी बढ़ गया ना, प्लांट मशीनरी, यानी यहाँ पे भी कुछ परचेज हुआ होगा, पैसा गया होगा। स्टॉक, ये तो करंट एसेट है सर, स्टॉक बढ़ रहा है तो माइनस कर देना। करंट एसेट के साथ मैंने क्या बोला था, जस्ट उल्टा किया करो, करंट लाइबिलिटी के साथ सेम किया करो। करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ा दो, ऐड कर दो, घट रही है तो घटा दो, माइनस कर दो। करंट एसेट के साथ जस्ट उल्टा करना, करंट एसेट बढ़ रही है तो घटा देना, घट रही होगी तो बढ़ा देना, ये ट्रिक है। बाकी बैकग्राउंड में रीजन बता दिया था। 38 से 54 हुआ है, ऐड करना है कि लेस करना है, लेस करोगे। 8 से 2 हुआ है, क्या करोगे, इसका कुछ मत करना, कैश छोड़ देना, क्योंकि यही कैश फ्लो तो निकालना है तुम्हें। तो नेट कैश फ्लो फाइनली आना कितना चाहिए, 6,000, नहीं नहीं 6 नहीं, सॉरी, यहाँ कैश भी है और बैंक भी है। तो यहाँ 6,000 और यहाँ पे 7,200, 6 और 7 कितना होता है, 15,200 फाइनली आपका आंसर आना चाहिए, तीनों कैश फ्लो मिलाने के बाद। गुडविल, गुडविल देखो 7,613, सॉरी 13,200। नेक्स्ट नीचे देखिए यहाँ पे 13,200 आना चाहिए नेट कैश फ्लो। गुडविल कितना है, पहले 5,200 था, अब कितना हो गया, यानी गुडविल राइट ऑफ हुई है। तो गुडविल राइट ऑफ हुई है तो क्या करना है, आपने याद होगा फॉर्मेट में देखा था, फॉर्मेट एक बार चेक करिए उसमें क्या किया है गुडविल रिटर्न ऑफ को, जल्दी मुझे बताइए, ठीक है। सो यहाँ पे देख रहे हो गुडविल राइट ऑफ हुआ है, और गुडविल राइट ऑफ होगा तो ध्यान रहे हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ वहां पे जाकर के उसे क्या करना है, ऐड करना है।
क्योंकि आपने क्या किया होगा उतना एक्सपेंस की तरह दिखाया, राइट ऑफ किया, बट वो पैसा गया तो है नहीं, तो नॉन कैश एक्सपेंस या फिर नॉन, अब वहां पे जाके ऐड करेंगे। डिविडेंड आपने दिया है कितना, 33,000। ये बताइए कौन सी एक्टिविटी है डिविडेंड पेमेंट करना। डिविडेंड पेड किया हो तो ये फाइनेंसिंग है कि इन्वेस्टिंग है? फाइनेंसिंग है भाई। शेयर में पैसा लगवाया वो लोगों से, अब उनको प्रॉफिट में हिस्सा भी तो दोगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको पता ही क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेस करना है। मशीनरी वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर 40,000, बता दिया 40,000 की मशीन खरीदे हो तो आउटफ्लो हुआ है। डेप्रिसिएशन भी बता दिया, 8,000 रुपये बिल्डिंग पे काटना है और मशीनरी पे 12,000 रुपये काटना है। ठीक, चलिए, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, क्वेश्चन नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें अमाउंट के दो कॉलम खींचेंगे हम लोग, एक आउटर कॉलम होगा और एक इनर कॉलम होगा। आउटर कॉलम में हम बस 3 फिगर लेके जाएंगे। कौन से 3 फिगर? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट। इनडायरेक्ट मेथड है ना, तो नेट प्रॉफिट देखो कितनी आई है, 100। सही है, नेट प्रॉफिट आई है 100। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सही है ना, देखो यहाँ पे पीएल बनाया होगे, तो एक्सपेंस में तुमने क्या दिखाया होगा पीएल के एक्सपेंस साइड में? डिविडेंड दिए हो, डिविडेंड दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा? डिविडेंड बताओ कितना है, जो कि आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इनकम टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर, इनकम टैक्स पेड छोड़ दो, या मशीनरी पे क्या हुआ, मशीनरी परचेज किया, ठीक है, डिप्रिसिएशन दिखाया होगे। डिप्रिसिएशन कितना दिखाया होगे? डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन कितना है? 8,000। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पे कितना है? ये आपने खर्चे में दिखाया होगा, जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है। और मैं बता रहा हूँ, आप याद होगा प्रोविजन के लिए पैसा निकाले होगे कितना, पहले 15,000 था, अब तो आपने प्रोविजन निकाला होगा, प्रोविजन फॉर एक्स, कितना निकालो? पीएल डेबिट मारे होगे, और रिजर्व के लिए पैसा निकाले होगे। रिजर्व के लिए कितना पैसा निकाले हो, देखो पहले जन रिजर्व था कितना, तो ये पैसा रिजर्व का पैसा कहाँ से निकलता है? पीएल से ही तो। चलिए, और था गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हुई कितने से? 5,200, 5,200 माइनस 3,500, 1,700। अब ये सारे के सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है उसको लाइन से तुम क्या करोगे, यहाँ ऐड करोगे। डिविडेंड ऐड होगा कितना रुपए, 33,000, क्योंकि डिविडेंड जो देना है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है।
डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, आसान तरीका है ये। हो गया, गुडविल तक भी जाना था ना, गुडविल राइट ऑफ हुआ है, यहाँ लिख देते गुडविल रिटर्न ऑफ, आगे यहाँ पे पूरा नाम। चलिए ये सारे के सारे ऐड होने वाले हैं, अब इसमें लेस कर देंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कुछ नहीं है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश इनकम, कहीं कुछ ऐसा दिया है, कुछ नहीं है। तो ठीक है, फाइनली हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, सिर्फ जोड़ना ही है, कुछ घटाना नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये माइनस होता, बट कुछ है ही नहीं माइनस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर डब्ल्यू सी चेंजेस, डब्ल्यू सी मतलब समझ गए ना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले का कैश फ्लो आ गया। अब वर्किंग कैपिटल में देखो क्या चीज शामिल करेंगे, बैंक लोन तो आता नहीं है, क्रेडिटर बस आता है। तो बताओ सेंड्री क्रेडिटर क्या हुए, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, मैं जानबूझ के देखो अलग कॉलम में लिख रहा हूँ ताकि उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकूं। 15,000 से डिक्रीज हुआ है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस के साथ लिखना है आपको। प्रोविजन मैंने पहले ही कर दिया है, एडजस्ट स्टॉक, स्टॉक बताइए क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, 40 से 60 हुआ है, 40 टू 60 हुआ है, ऐड 20,000 बढ़ा है तो माइनस करना। अगला संडे डेटर बताओ क्या हुआ है, 38 से 54 हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, माइनस करेंगे कितना हुआ है, 38,000 में माइनस करते हैं, 54,000 माइनस में आएगा ही, 16,000 माइनस हुआ। कैश बैंक छोड़ दो, गुडविल तो हो ही चुका है एडजस्ट, दैट्स इट। फाइनली जो आंसर आता है उसको बाहर नहीं, अभी यही लिखेंगे, सम करते हैं 69 से यहां तक, इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें लेस करोगे क्या, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बताओ कितना दिए हो, इनकम टैक्स पे किए हो 48,000। अब बस यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। हम लोग को लग रहा था कि प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 से बढ़ के कितना हुआ है, 20,000, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि प्रोविजन 15,000 था, फिर हमने इनकम टैक्स भी तो, थोड़ा सा खतरनाक हो गया आप लोग के लिए समझने के लिए। ओपनिंग कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले ये देखो, 15,000 था। अब तुमको लगा कि ये क्लोजिंग हो गई है कितनी, 20,000 हो गई है, तो 5,000 बढ़ा है। बट एक चीज देखो, तुमने इनकम टैक्स भी तो पे किया, तो इनकम टैक्स कहाँ से दियोगे, प्रोविजन में से ही तो। लेकिन प्रोविजन कितना था, 15,000 था, और टैक्स कितना पे किए हो, हाँ, 48,000, 48,000, कम पड़ गया होगा। बाकी पैसा पीएल से निकला होगा 33,000, अब ये -33,000 बढ़ के हुआ है 20,000। अब ऐसे समझो, अब -33,000 को 20,000 करने में कितना गैप हुआ, अब जल्दी बताओ। हाँ, 13, तुम्हारे खाते में -33,000 है, हम कहते तू अपने खाते में 20,000 प्लस करके दिखाओ, कैसे प्लस करोगे, कितना बढ़ाओगे, पहले 33,000 जमा करोगे तब तो पहले वो खत्म होगा, फिर 20,000 और जमा करोगे, 53,000 रुपए।
यानी इस बार प्रोविजन कितना 63 हुआ, 63,000 हुआ। तो यानी कि तुमने इस साल प्रोविजन कितने से बनाया है? तुम्हारे प्रोविजन में -33,000 था और वो बढ़ के हो गया है कितना, 20,000। तो यानी प्रोविजन में तुमने कितना डिपॉजिट किया होगा, 53,000। कितना? देखो ना, मैं इसमें अगर प्लस करता हूँ 53,000, तो देखो 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 53,000 हमें प्लस करना है। यानी प्रोविजन इंक्रीज हुआ था कितने से? 5,000 से नहीं हुआ था, कितने से हुआ था? लो, अब ये सारा वैल्यू अपने आप चेंज हो गया, फॉर्मूला लगा हुआ है, सो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे सीधे लेस करते हैं, इतना प्रॉफिट था, इसमें से माइनस हुआ इनकम टैक्स, ये आ गया आपका। कैश फ्लो फ्रॉम, बस हो गया, इतना ही लिखना है। ये था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब बस 2 लाइन का है इन्वेस्टिंग। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की जगह बस क्या लिख दो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग कह रहा है तो फिक्स्ड एसेट बस देखना। फिक्स्ड एसेट बताओ कितना है ओपनिंग लैंड बिल्डिंग का? 350 से बढ़ के कितना हुआ है? तुमको ऐसा दिख रहा है, बट ध्यान रहे लैंड बिल्डिंग हमने कुछ बेचा है क्या? लेकिन डिप्रिसिएशन कटा है ना 8,000। तो 350 आपका लैंड बिल्डिंग था ओपनिंग। यहाँ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग था कितने का ओपनिंग? 3,50,000। इसमें से लेस करोगे डिप्रिसिएशन ना, डिप्रिसिएशन बताओ कितना कट गया? 8,000। तुम्हारा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बची है? हालांकि क्लोजिंग बिल्डिंग की कितनी है? 4 लाख। अब बताओ कितने की खरीदे हो तुम? 4 लाख में से माइनस कर दो 342, 58,000 की तुमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है, जो भी है। परचेज लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 58,000 की। तो ये 58,000 की परचेज के तो पैसा आएगा कि जाएगा? हो गया। माइनस आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते थे, क्योंकि आप बिल्डिंग खरीदोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। अगला प्लांट मशीनरी बताओ कितने का था? 210 का, सॉरी 141 का, बढ़ के कितना हो गया? 210। अब इसमें भी ध्यान देना, मशीनरी परचेज किया 40,000 अलग से दिया था। 141 मशीन की बात कर रहे हैं। ओपनिंग कितना था? ठीक है, जाने दो। 1,41,000। क्लोजिंग कितना है? 2,10,000। डेप्रिसिएशन कितना कट गया? 12,000 डेप्रिसिएशन कटा होगा तो बचा कितना? 129। सही है। अब कह रहा मशीनरी परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 40,000, इन्होंने इतना बताया, बट एग्जैक्टली 40,000 का नहीं खरीदारी की हो। खरीदारी बताओ कितने का हुआ है? माइनस करो, 81,000 का परचेजिंग हुआ है। परचेज मशीनरी कितने का खरीदे हो? माइनस में आएगा कितने का? 81,000 गया है पैसा आपके पास से। और कोई फिक्स्ड एसेट है? और कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, छोड़ दो। बस हो गया। फाइनली आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब क्या लगाना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब लाइबिलिटी। अब देखो कैपिटल कितनी थी? कैपिटल कितनी थी? 3 लाख, बढ़ के कितना हुआ है? 5 लाख। कैपिटल इंक्रीज हुई ना? शेयर इशू, तो शेयर इशू करके पैसा लाया कितना? 2 लाख कैश आया है बिजनेस में, कैपिटल का पैसा आया शेयर इशू करने से। रिजर्व छोड़ दो, प्रॉफिट लॉस छोड़ दो, बैंक लोन। बैंक लोन पहले कितना था? अब खत्म ना? बैंक लोन पेड, तो बताइए बैंक लोन पेड कितना हुआ है? तो -60,000 ना, पैसा गया है। शेयर इशू करोगे पैसा आएगा। और कैसे पैसा गया? डिविडेंड बांटे हो, डिविडेंड जो दिए थे ना, ऊपर जो दिखाया वो ऑपरेटिंग में। डिविडेंड पेड करना कौन सी एक्टिविटी है? यहाँ माइनस होना चाहिए। इनकम टैक्स पेड से कोई मतलब नहीं, मशीनरी हो ही गया। अब इन सबको भी ऐड कर लो। 1,07,000 सही है। अब सम करेंगे फाइनली तीनों फिगर को। 13,200 ये आंसर आया था हम लोग का। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश हमारी थी, इन दोनों को जोड़ो, 18,826,000। 12,800, 26,000 में से 12,800 घटाओगे, 13,200 ही बचेगा। सो ये रहा आपका नेट कैश फ्लो। अब इसमें लिखेंगे कैश एट द बिगनिंग ऑफ द साल के शुरुआत में। बताओ कैश कितना था? साल के शुरुआत में कैश था, इन दोनों को मिलाओ, 18,826,000 सही है। कैश एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में कैश कितना हुआ? इन दोनों को प्लस वैसे करेंगे, अपने आप माइनस होगा, 12,800। यही है आपका फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम मिस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि क्वेश्चन नंबर 2 में था? इसमें था। इसमें क्या था? पीएल बैलेंस शीट भी शो कर दो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ कौन सा साइड दिखाएंगे? एक्सपेंस साइड। बैलेंस शीट में कौन सी साइड? लाइबिलिटी और एसेट। तो देखिए लाइबिलिटी में क्या है, लाइबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो लाइबिलिटी में क्या आएगा? हम लोग के पास प्रोविजन बनाया था ना हम लोगों ने, तो प्रोविजन लाइबिलिटी साइड में दिखता है। तो लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा प्रोविजन? हमने 2,30,000 रुपये प्रोविजन बनाया था। फिर एसेट साइड में एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कितना दिया था? अब एडवांस टैक्स हमने तो बनाया था जो पहले से था क्वेश्चन में, जो आपके पास पहले से एडवांस टैक्स था 24-25 का, वो 1,50,000 रुपए था, नहीं 1,45,000। ये अब इस साल हमने पीएल में से प्रोविजन के लिए पैसा निकाला था, याद होगा। प्रोविजन के लिए क्या पैसा निकाले थे यहाँ पे ना? कितना निकाले थे? 2,30,000 रुपये। बस हो गया। तो आपने पीएल में एक्सपेंस यहाँ शो कर दिया, ये है। इसको अलग बॉर्डर कर लेना ताकि वो क्लैरिटी रहे। और ये आपका बैलेंस शीट रहा। अब ये पता नहीं कैसे होगा।
ठीक है ना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आप ऐसे लिख देना। अच्छा यहाँ लिखा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हो गया। चलो कोई नहीं, लाइबिलिटी साइड में ये और एसेट साइड में ये दिख रहा है फिगर, ये। तो अगले साल का प्रोविजन 230 है, 24-25 का, 24-25 का इनकम टैक्स 145। और साल के दौरान हमने क्या दिया था प्रोविजन, बनाया था कितने से, 2,30,000 से। क्लियर है। और एक अच्छी चीज थी इस क्वेश्चन का जो है ना, एक क्वेश्चन में थर्ड का कोई मार्क्स ही नहीं दिया है, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें तीन ही क्वेश्चन होने, इस तरह का जो पेपर आएगा तो नॉर्मली आपसे कह दिया जाएगा कोई भी 3 क्वेश्चन लगा दो, है ना। हाँ, अब ये तो इसी वजह से काफी लेंदी हो गया। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।